वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। बात करेंगे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यू सिलेक्शन कमेटी बनाई है जिसके अंदर पाकिस्तान के साबका कप्तान अजहर अली, आकिब जावेद और अलीम डार और इनके साथ हसन चीमा को ऐड किया है। वलीद, किस तरह देख रहे हैं न्यू सिलेक्शन कमेटी को? अगर न्यू सिलेक्शन कमेटी आ गई तो ये किस तरह काम करेगी? ये मेरिट पे सिलेक्शन होगी या वही ज्यादती होगी हमारे डोमेस्टिक खिलाड़ियों के साथ जो लास्ट सीरीज में भी हुई, बांग्लादेश सीरीज में, इस सीरीज में भी हुई? कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरारा टीम में आते हैं लेकिन टीम में खेलते नहीं है। जाहिद महमूद को भी हम लाते हैं तो 16वें खिलाड़ी के तौर पर लाया जाता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं इस न्यू सिलेक्शन कमेटी को? अली, बिल्कुल जिस तरह माजी में मौसम के दौर में सिलेक्शन कमेटियां आई और उसके बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, खिलाड़ी खुद छोड़ गए। तो पहला तो सवाल यह है कि मोहम्मद यूसुफ ने किस बेस पे छोड़ी सिलेक्शन कमेटी? जी जी, क्या उस पर कोई तहकीकात हुई? क्या उस पर कोई गुफ्तगू की चेयरमैन ने? बिल्कुल नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने जो है 29 तारीख से ये फैसला किया था कि जो है वो अजहर अली को शामिल किया जाएगा और 29 तारीख को ही हमारे सोर्सेज ने हमें खबर दी और हमने ये खबर ब्रेक की कि 29 तारीख को मोहसिन नकवी साहब ने अजहर अली को चैंपियंस कप में जब मधु किया और अजहर अली और असद शफीक को कहा कि इन खिलाड़ियों को देखा जाए, इन खिलाड़ियों को परखा जाए, जो बेहतरीन खिलाड़ियां उनकी मुझे लिस्ट दी जाए। तो तब भी हम देख चुके थे कि अजहर अली सिलेक्टर आ गए हैं। तो अभी तक मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा नहीं दिया था। जब मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दिया तो क्या मोहम्मद यूसुफ से इस्तीफा लिया गया? क्या मोहम्मद यूसुफ को जान के तंग किया गया और उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या मोहम्मद यूसुफ जैसा वर्ल्ड क्लास बैटर अजहर अली, आकिब जावेद, अलीम डार से बुरा था जो आप इन लोगों को सिलेक्शन कमेटी में ले आए? नो डाउट अजहर अली। अच्छा वलीद, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वलीद, जो जराये से हमें पता चली है बातें कि मोहम्मद यूसुफ का रिजाइन देने की वजह यही थी कि उन्होंने ये कहा कि मेरी वजह से जिन खिलाड़ियों को मैं कह रहा हूं कामरान गुलाम को, उनको 15 में नहीं रखा जा रहा है। क्या इस खबर के अंदर कुछ सदाकत है कि ऐसी कोई बात हुई थी उनकी? बिल्कुल अली, आप ये पूरे मीडिया पे खबरें चली कि मोहम्मद यूसुफ ने इसलिए रिजाइन दिया कि उनकी सिलेक्शन नहीं मानी जा रही थी, इनकी जो है वो उनके जो खिलाड़ी थे उनको नहीं माना जा रहा था। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से था। लेकिन जब अजहर अली को आप मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर हैं और अजहर अली को आप कह रहे हैं कि आप प्लेयर्स की लिस्ट दें, आप अगले सिलेक्टर हैं, तो ये काबिल अफसोस है कि एक लेजेंड खिलाड़ी जो कि जनाब एक अर्से तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है और उसके होते हुए आप एक और सिलेक्टर को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्लानिंग का फुकदान नजर आया। मोहसिन नकवी साहब ने जो है इस पर कहा जी कि सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो रही है और सिलेक्शन कमेटी तब्दील जब की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक वाज़ेह पैगाम आया कि जिस तरह एडवाइजर्स को ना कर दिया गया है, अब एडवाइजर से निकल के मोहसिन नकवी ने फैसला किया है कि वो क्रिकेटर्स के पास आए। तो क्या मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर नहीं थे? हमने असद शफीक को भी देखा, वो कितने काबिल सिलेक्टर साबित हुए। अगर अजहर अली को ये मालूम था कि वो सिलेक्टर आ रहे हैं, हमें जब मालूम था 29 को, तो अजहर अली को कैसे नहीं मालूम हो सकता? ये एक सवाल है। तो अजहर अली ने फिर प्रेसिडेंट कप में SNGPL की टीम में अपना नाम क्यों दिलवाया? जी जी, SNGPL की टीम को रिप्रेजेंट क्यों किया? उसके बाद अलीम डार, ये दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जहां पे एक अंपायर को सिलेक्टर लगा दिया? अच्छा वलीद, ये वैसे पहला मुल्क पाकिस्तान ऐसा है कि जहां किसी अंपायर को सिलेक्टर लगा दिया। इससे पहले किसी मुल्क के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल अली, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहां पे एक अंपायर को उठा के सिलेक्टर लगा दिया गया। उसके बाद नो डाउट आकिब जावेद एक गुड चॉइस है, लेकिन हमें यहाँ भी फील हो रहा है कि जिस तरह किसी फ्रेंचाइज को नवाजा गया, इस तरह किसी जो है वो फ्रेंचाइज को के चहेतों को नवाज दिया गया। तो मेरे ख्याल से आकिब जावेद का जो स्टांस रहा है माजी में बाबर को लेके, आकिब जावेद का जो स्टांस है शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ को लेके, तो ये वाक़या चीज है कि अब शायद शहनशाह अफरीदी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे टीम में हमेशा, क्योंकि वो लाहौर कलंदर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आकिब जावेद का ताल्लुक भी लाहौर कलंदर से है। बहुत ब्लंट हो गया आपको बात कर रहा हूँ कि माजी में ये चीज जो है वो मुख्तलिफ मैच रही और वो खिलाड़ी मुसलसल खेलते रहे। जब हमने देखा कप्तान बाबर आजम रहे, साइम अयूब को भरपूर मौका मिला। तो ये क्रिकेट अब आ गई है फ्रेंचाइज क्रिकेट के हाथ में। तो जब फ्रेंचाइज क्रिकेट के हाथ में चीजें आ गई हैं तो फिर हर बंदा अपनी जगह और अपनी फ्रेंचाइज को खुश करता है कि यार पैसों का सवाल है, तगड़े पैसे आते हैं, तो हम क्यों ना उस चीज को। अच्छा वलीद, यहाँ मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ये बात किया कि आप एक ओहदा रख सकते हैं या 2 ओहदे, या इसके साथ चीफ सेलेक्टर के साथ वो लाहौर कलंदर की कोचिंग करेंगे? इसकी कोई खबर आई अभी तक? बिल्कुल अली, आकिब जावेद इससे पहले जो है वो गैर मुल्की एक टीम के साथ अटैच थे और उनके कोच थे, तो वो सब
भी लाहौर कलंदर को है वो तकरीबन डिजाइन कर चुके थे, लेकिन उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी वो हैं, उनके जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो, लेकिन जो है अभी इसके जो है फैसला होना बाकी है कि जाके लाहौर कलंदर के साथ अटैच रहते हैं कि नहीं रहते। यहाँ तो जो है वो साबिका डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड भी किसी चैनल के साथ अटैच हो जाते हैं और कोई भी किसी भी होते थे दूसरे जाके बैठ जाता था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पर ज्यादा सख्ती दिखाएगा नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइज के मामलात हैं, दीगर PSL का स्टेक है, तो फिर इसको हर्ट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से जो है वो आकिब जवेद एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। लाहौर कलंदर पे सॉलिड प्लेयर्स दिए, उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए जेन्युइन टैलेंट हैंड करके दिया, तो मेरे ख्याल से जो है वो आकिब जवेद एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। और हसन चीमा की बात करें तो हसन चीमा पहले भी मौजूद थे सिलेक्शन कमेटी में, और पहले भी वो नॉन वोटिंग मेंबर थे पिछली सिलेक्शन कमेटी में, फिर उनको हटा दिया गया, फिर बिलाल को लेके आए और अब बिलाल को हटा दिया तो वापस हसन चीमा को ले आए। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चेंज है। अब देखते हैं कि इस चेंज को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमें सुबह खबर मिली कि ये सिलेक्शन कमेटी का शाम को इजलास होगा, हमारे जराये से पता चला और स्ट्रॉन्ग जराये से पता चला। तो हमने जब स्टडी की तो हमें ये भी पता चल गया कि फौरी ही इजलास का फैसला किया गया है और शाम को ही नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इजलास हुआ और असद शफीक वीडियो लिंक पे मौजूद थे और बाकी जो 4 मेंबर है वो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की कि अलीम डार जो है वो किस बेस पे सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, क्या उन्होंने अंपायरिंग का फैसला करना है बीच में कि कौन सा खिलाड़ी होगा कौन सा खिलाड़ी नहीं होगा। तो ये तो चलता रहता है मीडिया में, सोशल मीडिया पे, लेकिन जो है वो एक पॉजिटिव सिलेक्शन कमेटी नजर आ रही है। अच्छा वलीद, बाबर आजम में हम बात करेंगे। बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन है, लेकिन 18 इनिंग्स हो गए बाबर आजम की तरफ से, एक 50 भी नहीं आई। तो आगे हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, तो बड़ा मेला आ रहा है। बाबर आजम को खुद नहीं चाहिए कि थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट ले लें और उसके बाद पाकिस्तान टीम को दोबारा ज्वाइन कर लें? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बाबर आजम को क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए। वो बड़े खिलाड़ी हैं और उनको बड़ा दिल करते हैं तो क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए। अगर इन टेस्ट सीरीज में परफॉर्म नहीं होता, इस टेस्ट में परफॉर्म नहीं होता, तो उनको अगले टेस्ट से खुद को विड्रॉ करना चाहिए और खुद को ब्रेक देनी चाहिए। आगे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आ गई और वहाँ पे बाबर आजम की बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को अब थोड़ा सा रेस्ट करके और थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए और ब्रेक लेनी चाहिए क्रिकेट से, ताकि वो वापस आ सके। हमने माजी में देखा विराट कोहली की फॉर्म गई, विराट कोहली वापस ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया और कुछ अर्से बाद दोबारा उससे बेहतर फॉर्म लेकर वापस आए और इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह पाकिस्तान के कप्तान, साबका कप्तान बाबर आजम को जो है वो रेस्ट लेनी चाहिए और अपने आप पे थोड़ा सा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके कम बैक करना चाहिए। अच्छा वली, शाहीन शाह अफरीदी के अंदर हमें वो रिदम, वो पेस नजर नहीं आ रही। अगर इस टेस्ट मैच में भी देखें तो एक बॉल भी उन्होंने ऐसा नहीं किया जो 140 प्लस हो। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बाहिस्ते बॉलर, ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बॉलर होते हैं जो 140 प्लस होते थे, 145 प्लस बॉलिंग करते थे, लेकिन माजरत से हमारे पास एक ऐसा बॉलर भी ना जो 140 प्लस बॉलिंग करे इस टाइम? अली मेरे ख्याल से आपने काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और माजरत के साथ मैं इन अल्फाज के साथ एग्री नहीं करूंगा कि एक शर्मिंदा होना चाहिए एज अ बॉलर। आप देखते हैं कि जब एक बॉलर को इंजरी होती है तो बॉलर कम बैक करता है, तो जब कम बैक करता है तो वो उस ना फॉर्म में होता है ना उस रिदम में होता है और वो अपनी जो है वो पेस भी लूज कर जाता है। हमने नसीम को देखा, उसने भी अपनी पेस लूज की इंजरी के बाद। इसी तरह शाहीन को देखा, उसने भी पेस लूज की। और हमने माजी में भी देखा कि जो फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए उन्होंने पेस लूज की। शुएब अख्तर जैसे बॉलर ने पेस लूज की, तो हमें इस पर तनकीद का निशाना नहीं बनाना। वलीद, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। शुएब अख्तर का जो लास्ट टाइम था, आप उनकी आईपीएल उठा के देख लें, 2008-9 की जो आईपीएल खेली, वहां भी 155 प्लस बॉलिंग कर रहे थे। तो वो एंड पे भी आके 155 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं और हमारे बॉलर अभी स्टार्ट ही हुए, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गए हैं। जी अली, आवाज नहीं आ रही। वलीद, मैं ये कह रहा हूं कि आपने शुएब अख्तर की बात की, तो शुएब अख्तर का अगर आप लास्ट टाइम निकालें तो लास्ट टाइम के अंदर की 145 क्या 155 प्लस वो बॉलिंग कर रहे थे। अभी भी आप उनकी बॉलिंग उठा के देख लें, अगर हमारे बॉलर्स अभी नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी को देखें तो वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए, 140 या 135 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं।
ये आप कहते हैं शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन एक मैच्योर क्रिकेट खेल चुके हैं और अच्छा लॉन्ग क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी आगे खेलते भी रहेंगे। बिल्कुल इनको पेस पे काम करना चाहिए, लेकिन जो फिटनेस का मैयार है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस का मैयार सेट किया, पहले उस पर पूरा उतरना चाहिए। जब हमारे खिलाड़ी फिटनेस के मैयार पर पूरा उतरेंगे तो वो अपनी पेस और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को भी फोकस करेंगे। हमने मोहम्मद आमिर को देखा, उनकी पेस लूज हुई, उन्होंने अपनी टेक्निक बेहतर कर ली, उन्होंने टेक्निकल बॉलिंग करना शुरू कर दी। इसी तरह शहीन अफरीदी को भी चाहिए कि टेक्निकल बॉलिंग करना शुरू कर दें, अपनी पेस की जो है वो फॉलो अप तोड़ दें। जो पेस बॉलर है हमारे हारिस रऊफ है, इसी तरह बिग मोहम्मद असलैन है, हमें उनको स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, लेकिन हमें पेस बॉलिंग चाहिए। और आपको ये भी खबर दे दूं कि मोहम्मद असलैन को भी कंसीडर किया जा रहा है इन टेस्ट मैचेस के लिए, अगले 2 जो टेस्ट मैचेस और मीर हमजा को भी कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा वलीद, आप किस तरह देख रहे हैं शान मसूद की कप्तानी को? 6 मैचों की कप्तानी के अंदर हम हार गए हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगले 2 मैच भी अगर हम हारते हैं तो फिर तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे कि शान मसूद को कप्तानी से अब रुखसत कर दिया जाए और नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा हमें। अली बिल्कुल, ये मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ यहाँ पे आपके टीवी पर ही, ये शान मसूद को इन 2 टेस्ट मैचेस के बाद कप्तानी से हटा दिया जाएगा। ये हमारे बावजूद जराए बता रहे हैं कि शान मसूद को इस सीरीज के बाद टेस्ट कप्तानी से हटा दिया जाएगा और पाकिस्तान के लिए कप्तान की तलाश जारी है, जो कि अभी इन 11 खिलाड़ियों में नजर नहीं आ रहा। अच्छा वलीद, अगर वो कप्तानी से जाते हैं, जी अगर वो कप्तानी से जाते हैं तो इसका मतलब है कि टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है सिर्फ 1-150 है जब से वो कप्तान बने हुए हैं। बिल्कुल, जब एक खिलाड़ी कप्तानी से जाता है तो उसके लिए अपनी जगह बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जब वो कप्तान होता है तो वो अपनी जगह मजबूती से तामे रखता है और वो हर पोजीशन पे खेलने के अहल होता है। जब शान मसूद कप्तान नहीं रहेंगे तो वो जो है वो अपनी पोजीशन भी बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि शान मसूद एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और वो एक जो है बहुत ही अच्छे टेक्निकल साउंड प्लेयर है और वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, जिस तरह हमारी बाकी टीम आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे ख्याल से उनको भी लेना चाहिए अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए। अच्छा